हाय गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और आज आपकी जो क्लास हो रही है वहाँ पर मैं आपका जो सोशल साइंस का टॉपिक है, सोशल साइंस की क्लास मैंने आपकी स्टार्ट की थी। आपको काफ़ी कुछ बताया था, मौर्य एम्पायर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे दी थी और जो शासक हैं, जो रूलर्स हैं, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको शेयर मैंने इससे पहले कर रखी है। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है और जो नई प्लेलिस्ट आपकी बन रही है 2023 की, उसी से क्लास आप अटेंड करिए। प्रॉपर 1 बाय 1 अपनी क्लास को लीजिए। सारी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। 7 पेपर आपके इस सेमेस्टर में आपको देने हैं और ये ध्यान रखना है कि टारगेट पे आपका मैथ और इंग्लिश रहेगा। बाकी 6 सब्जेक्ट आपको, जो आपके जनरल सामान्य सब्जेक्ट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। 50 के नंबर के 3 पेपर आपको होंगे, वो आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रहे और सभी सेमेस्टर्स में रहने वाले हैं। क्लियर? इतनी अपडेट आपके लिए ज़रूरी है। आप जानते रहिए, समझते रहिए। आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी। सभी का दिल से स्वागत है। जितने भी भाई बंधु भैया, मेरे दीदी, मेरे से बड़े छोटे भाई बहन जो भी यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप दोनों चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास चलेगी, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस की क्लासेस चलेंगी। आपको हर एक चीज़ चैप्टर वाइज बताई जाएगी और सीक्वेंस में हर एक क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे टाइम टू टाइम। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन टुडे द क्लास। तो ये आपके यहाँ पर एसएसटी की क्लास का जो मेजर टॉपिक है, जिसके बारे में आज हमें जानना है, पढ़ना है, वो है आपके अशोक सम्राट। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और कह सकते हैं कि क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपसे बनते हैं इस टॉपिक से। तो आज जो फेमस टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिस पर डिस्कस करेंगे काफ़ी फुल डिटेल में, वो है सम्राट अशोक का इतिहास, सम्राट अशोक का जीवन परिचय। आपसे प्रश्न बनता है ये कौन थे, इनके बारे में बताइए, संक्षिप्त में बताइए। तो कई सारे मेनी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं दिस टॉपिक से। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए जानते हैं। तो मैं कुछ बातें आपसे बताऊंगी, फिर और डिटेल में शेयर करूंगी ताकि आपको चीज़ें आसान हो, समझ में भी आए। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप सभी देख रहे हैं, सम्राट अशोक प्राचीन मौर्य वंश के तीसरे सबसे विश्व प्रसिद्ध और महान शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते थे। मौर्य वंश चला, ठीक है, मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त ने चलाया। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये दादा पिता पोता, इस तरीके से पूरा क्रम चला है। पहले दादा बने चंद्रगुप्त, उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, वो पिता रहे, और ये फिर पोता। तो दादा पिता पोता, ये तीनों जो क्रम चल रहे हैं, इसीलिए तीसरी वंश, मौर्य वंश के तीसरे, थर्ड रैंक वाले सबसे प्रसिद्ध बिंदुसार का जो उल्लेख है वो उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक सम्राट का है। तो ये तीसरे सबसे प्राचीन, विश्व प्रसिद्ध, विश्व में फेमस, महान, शक्तिशाली, सुदृढ़ राजाओं में गिनने जाने वाले राजाओं में से एक हैं, जो कि मौर्य संपायर से आते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य का जो शासनकाल रहा है वो 269 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक रहा है। इनका जो पूरा टाइम ड्यूरेशन रहा है, इनका जो पूरा शासन, रूलिंग टाइम ड्यूरेशन रहा है, रूलिंग पीरियड रहा है कह सकते हैं, वो हमारा 269 से लेके 232 ईसा पूर्व तक रहा है। और अशोक का पूरा नाम अशोक मौर्य था। जैसे आपने ये 3 लाइन की एक पैराग्राफ मेरे से यहाँ पर अभी जानी और पढ़ी, तो सबसे पहले आपको इनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन थे, तब आपको इतनी बात लिखनी है कि प्राचीन मौर्य वंश के तीसरे सबसे विश्व प्रसिद्ध, महान, शक्तिशाली राजाओं में से एक गिनने जाने वाले हमारे अशोक सम्राट थे। फिर एक प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर बनता है, जो कि ऑब्जेक्टिव हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। वो ये बनता है आपसे कि जो इनका ये रूलिंग पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो क्या है। तो 269 से लेके 26 ऐसा लिखा रहेगा, 269 टू 232। तो जहाँ पे 32 है वहाँ पे 33 हो सकता है, जहाँ पे 16 है वहाँ पे 79 हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके 15 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपकी ये डेट वाला रहेगा। तो ये डेट वाले आपको पॉइंट आउट करते हुए ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से भी दिया हुआ है कि आप इसको ध्यान रखो। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद लिखा हुआ है, अशोक ने शुरू से ही राज्य विस्तार की नीति बनाई। राज्य विस्तार का मतलब ये है कि अगर बाउंड्री यहाँ तक है तो बाउंड्री यहाँ तक करो, ठीक है। अगर बाउंड्री यहाँ तक बनी हुई है तो इसको यहाँ तक बनाओ। तो अशोक ने शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, जब वो राजा बने, राजा की गद्दी पे उनको बैठाया गया, सम्मान दिया गया, राज्य विस्तार की नीति बनाई, जिसके फलस्वरूप सम्राट अशोक अखंड भारत पर राज्य करने वाला मात्र एक राजा बने। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? बेसिक बात एकदम सिंपल, क्लियर कट में। अब आइए और बातें देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बातों में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं,
जो चीज़ हाईलाइटेड उनको ध्यान रखना। तो ये पूरा जो कब्जा करने की बात थी, फैलाने की बात थी, वो आप हिंदू कुश पर्वत से देख रहे हो। गोदावरी नदी, बांग्लादेश, ईरान, पश्चिमी एरिया में पूरा अफगानिस्तान अपने राज्य तक का विस्तार किया और मौर्य वंश की नींव रखी। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने अभी आप तक इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताया कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब एक चार्ट मैं आपके सामने ले आ रही हूँ, जिस चार्ट में आपको चीज़ें जो भी हैं वो ज़्यादा रिकॉल करनी, मतलब बार बार रिपीट करनी और ध्यान रखना है। आप देख सकते हो, नाम की बात है। सबसे पहले मुझे ये इस तरह के चार्ट वाले कॉलम वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, प्रेफर करती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि ये हमें याद रहता है थोड़ा सा। तो नाम अशोक सम्राट, ठीक है, सम्राट अशोक, पूरा नाम अशोक मौर्य है, वंश इनका मौर्य है। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो वो कह सकते हैं कि 304 ईसा पूर्व अनुमानित है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने इनके अलग अलग, कोई 303 कोई 300 ऐसा बोला है। तो मेनली जो ज़्यादातर लोग बोले हैं वो 304 303 के आसपास है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। रही बात इनके जन्म स्थान की, इनका जन्म कहाँ है, तो पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। पाटलिपुत्र वह ना उस समय नाम था, अभी तत्कालिक जो नाम है, जो प्रेजेंट में नाम है, वो हमारा पटना है। आगे बढ़ सकते हैं। जन्म स्थान की बात हो गई, क्योंकि पूछ सकता है आपके MCQ जो वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, इसीलिए मैंने वो बताया। इनकी जो मृत्यु की दिनांक है, जो मृत्यु की डेट है, वो 232 ईसा पूर्व है। 232 ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखिएगा। मृत्यु का जो स्थान है वो पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में है, मतलब वहाँ पर इनकी डेथ वेथ का पूरा सब कुछ हुआ था। माता जी का जो नाम है वो इनके सुभद्रागी है, ठीक है, सुभद्रा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुभद्रागी है। पिता का जो नाम है वो बिंदुसार था, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि गलतियाँ छोटी छोटी हो जाएंगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और हमें नाम याद रखने हैं, मेनली इनका जो शासनकाल है वो और डेट है वो ज़्यादा ध्यान रखनी है। युद्ध की बात करते हैं, जो अशोक सम्राट का इतना नाम मतलब फेमस हुआ, या चीज़ें जो कुछ भी हुई हैं, उन्होंने, इनका एक युद्ध था कलिंग का युद्ध। इस कलिंग के युद्ध के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल, एक पूरा वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी। लेकिन कलिंग के युद्ध से इनके जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। तो ये कलिंग का युद्ध काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और अशोक सम्राट शायद इस वजह से और ज़्यादा फेमस है। तो इस युद्ध के बारे में आपको बताऊंगी। राजधानी की अगर हम बात करते हैं, तो पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में इनका राजधानी का पूरा रहा है। शासनकाल की बात करो तो 274 से लेकर 232 ईसा पूर्व है। तो ये अलग अलग डेट के थोड़ा थोड़ा देखिए, यहाँ पे 274 इनकी डेट लिखी हुई है, और जब मैंने यहाँ पे आपको ऊपर पढ़ाया तो यहाँ की डेट आपको देखिए, ये 270 269 270 के अप्रॉक्स में है। तो 4-5 सालों की जो डेट है वो ध्यान रखनी है। मतलब ये है कि जैसे आप कहते हैं कि मैम डेट चेंज है, तो डेट आपको अप्रॉक्स 3-4 सालों में इर्द गिर्द देख के चलनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट आपको इसी तरीके से मिलेंगी, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलो। अब मैं बात इतनी आपको मैंने बता दी, इनके पूरे ग्राफ वाफ के बारे में बताया कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार नामक स्थान में हुआ था। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है, ध्यान रखिए किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के सबसे तीसरे सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक मौर्य था। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए MCQs में आ जाए तो पता होना चाहिए कि इनका जो अलग एक नेम और था, पूरा नाम था, वो देवानप्रिय अशोक मौर्य था। बाल्य उम्र में ही अशोक के मन में राज्य विस्तार की नीति आई थी। जब बहुत छोटे तभी उनको अपने राजपाट को चलाना, उनको बड़ा विशाल बनाना की धारणा उनके मन में थी, जिसके फलस्वरूप समस्त भारत और अन्य देशों में भी अपने राज्य का विस्तार किया, जिसके चलते समस्त भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में विख्यात तरीके से अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गढ़ का, प्रांत का काफ़ी ज़्यादा विस्तार करने में अपना योगदान और समर्थन दिया। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं सम्राट अशोक की शिक्षा। सम्राट अशोक की शिक्षा के बारे में है कि सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। जब इनका बर्थ हुआ तब से ही शासक रहे हैं, क्योंकि शासक के बेटे थे, ठीक है, अच्छे राजा के पुत्र थे, फिलहाल के लिए अच्छे राजा के पोते थे ये। उसके साथ ही विज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी कहे गए। सिर्फ राजा के रूप में ज्ञानी भी काफ़ी ज़्यादा थे, महान थे, शक्तिशाली थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। इनको मतलब अर्थशास्त्र की जानकारी काफ़ी अच्छी थी, बढ़िया थी, अच्छे उच्च स्तर की थी, गणित के काफ़ी अच्छे थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की। जब ये राजा की गद्दी पर बैठे, राज्य विस्तार किया, शासन को चलाया, तो बहुत सारे स्कूल और कॉलेज की भी स्थापना उस अपने प्रांत या जिले, अपने कस्बे में की, जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हुई। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन
केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, ये मतलब वो टाइम ड्यूरेशन वो ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कह सकते हैं कि उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों को ओपन किया, स्कूल खोला, कॉलेज खोला, बहुत सारे संस्थान, अलग अलग उद्योग वगैरह भी बनाए। सम्राट अशोक स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिसकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से भी जाना जाता रहा है और जाना जाता गया है, क्योंकि इनका जो एक उद्देश्य विशाल बढ़ाना, भारत की एकता को लेकर आगे चलना था, उसमें स्कूल जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर भी इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था, जो बाकी सम्राट या राजाओं ने नहीं किया था। तो बच्चों के लिए जब चीज़ें इन्होंने की तो ये बच्चों के भी काफ़ी चहेते हो गए थे, क्योंकि ये उनके लिए चीज़, जिसके लिए आप चीज़ें करोगे उनके फेवरेट बन ही जाओगे ना, तो वैसे इनका ये काम भी था। आगे बढ़िए। अब बात आ जाती है कि सम्राट अशोक के शिलालेख, इनसे भी कई ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर शिलालेख का निर्माण करवाया था। तो ये आपसे कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के थे, किस धर्म के थे। तो ये ध्यान रखना कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने फिर बाद में अलग अलग स्थान पर, अलग अलग प्लेस पर वहाँ पर शिलालेख का निर्माण करवाया था। अशोक के द्वारा 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल में चट्टान और पत्थर के स्तंभों पर, जो पत्थर होते हैं, चट्टान होती, बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, उनके जो पिलर्स होते थे उनमें बहुत सारी नैतिक बातों को, बहुत सारी नैतिक बातों बिंदुवार करके और धार्मिक चीज़ें जो थी, जो राजकीय चीज़ें थी, शिक्षा देते हुए लेख खुदवाए गए थे। शिक्षा की बातें, समझाने की बातें, लोगों को बताने की ज्ञानवर्धक बातें उस लेख में लिखवा कर, खुदवा कर लिखवाई गई थी, जिन्हें हम शिलालेख कहते थे। तो कभी कभी ये शिलालेख किसे कहते हैं, स्तंभ लेख किसे कहते हैं, तो प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके लिए अवगत रहिएगा कि प्रश्न कैसे भी बने आपको करना होगा। आधुनिक भारत के अलावा अशोक ने पाकिस्तान में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में भी शिलालेख और अभिलेख गढ़वाए थे। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं किए थे। तब तो ऐसा कुछ बंटवारा तो था नहीं उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तब तो प्रांत, कस्बा, जिला, राजधानी ऐसा हुआ करता था। लेकिन जो आज पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये बटा हुआ कंट्री का नाम है, वहाँ पर भी इनके बहुत सारे अभिलेख उस टाइम ड्यूरेशन पे इन्होंने अपने बनवाए थे, जिसमें नैतिक की बातें, न्याय की बातें, धार्मिक की बातें, राजकीय बातें, शासन की बातें, रणनीति की बातें, ऐसे अलग अलग बड़े बड़े मेजर्स पॉइंट्स उस पत्थर में चुनवा कर लिखे या लिखाए या बनवाए गए थे। तो ये अशोक सम्राट के शिलालेख के बारे में बातें हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्योंकि कभी प्रश्न बनता है कि शिलालेख अभिलेख में क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, उसमें क्या रहता है, तो ऐसी बातें आपको, क्या शिलालेख का महत्व क्या है। तो अशोक सम्राट के शिलालेख के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बने हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया? फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। जिन्हें क्लास नहीं लाइक किया है अभी, जिन्होंने, फटाफट लाइक करो। चलो जल्दी से, डू इट फास्ट ईच एंड एवरीवन। आप सभी को ये पूरी PDF टेलीग्राम पर दी जाती है। अक्सर मैं बीच में क्वेश्चंस की और बीच में देती हूँ, वो ध्यान रखिएगा। जिन्हें पूरी चाहिए A to Z लेकर सारी चीज़ें, तो वो प्लीज़ टेलीग्राम पर जाइए, यूजर से कांटेक्ट करिए और नोट्स को वहाँ से लीजिए और फटाफट पढ़ना शुरू करिए। जितना हो सके उतना हार्डवर्क इस मंथ में कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना और ज़्यादा बिजी जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे फेस्टिवल्स एक साथ हैं। तो जितना आप सितंबर में पढ़ लोगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखो। आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लास कैसी रही है? पसंद आई है तो लाइक करिए, सभी लोग शेयर करिए और ध्यान रखिए कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। सम्राट अशोक की उपलब्धियाँ, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कहेगा, प्रश्न आएगा कि सम्राट अशोक की कोई 2 उपलब्धियों के बारे में वर्णन करिए, विस्तार में बताइए। तो ऐसे प्रश्न आपको लिखने होंगे। उपलब्धियों की बात करते हैं तो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध, मतलब युद्ध नहीं हारा। ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि हारने की जो लिस्ट थी वो इनकी कम थी इन कंपेरिजन टू अदर शासक। कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, खून खराबा हुआ, देखकर उनका हृदय परिवर्तन तो हुआ था, और तभी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और मानवता के प्रति करुणा को दर्शाया, भाव रखा, बहुत सारे संदेश दिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार फिर कुछ बहुत किया। अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को अपने दूत को, मतलब दूत बनाया, उनको भी इसके प्रचारक बनाया, श्रीलंका, नेपाल, अलग जगह पर भेजा है। तो ये बात इनकी रही। उपलब्धियों की अगर बात कहते हैं तो ये कहिए कि
इनकी उपलब्धियों में से कलिंग का ही एक युद्ध था जो उपलब्धि में माना गया है, और बहुत सारे परिवर्तन इनकी ज़िंदगी में अगर कोई लेकर आया तो कलिंग का युद्ध ही लेकर आया। कलिंग के युद्ध का एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगी या पूरी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनकी उपलब्धि कही कि पंजाब प्रांत में झगड़ा किया हो, मतलब लड़ाई हुई हो, वहाँ पे कब्जा किया हो, पश्चिम में किया हो, पूरब में किया हो, तो ऐसा इन्होंने कई सारे किए तो बहुत थे, क्योंकि राज्य का विस्तार किए हैं तो वो युद्ध तो हुए हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इनकी जीत जो है वो ज़्यादातर हुई है। तो ये इनकी उपलब्धियों में जाना जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा विशाल, महान और अच्छे शासक भी कहलाए हैं। आगे बढ़िए। अब बात आ जाती है एक छोटा सा टॉपिक और इसमें है, सम्राट अशोक का जो बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार है या उसके अनुयायी हैं वो क्या चीज़ें हैं। सम्राट अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कल्हड़ की राजनीति राज तरंगी के अनुसार वे शैव धर्म का उपासक थे, उनकी पूजा उपासना करते थे, उनके बारे में प्रचार प्रसार करते थे, पढ़ते थे, जानते, सिखाते थे, लोगों को बताते थे, काफ़ी कुछ करते थे। कलिंग के युद्ध में, जब कलिंग के युद्ध की लड़ाई हुई तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जिसको देखकर इनका परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने उसके बाद सब कुछ त्याग दिया, राजपाट को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया, उसकी सारी रीति नियम सब कुछ जाना। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो है सम्राट अशोक ने अपने राज्य के लोगों को जीव और मानवता, मानव के प्रति दया भाव रखने के संदेश भी बहुत सारे दिए, क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया तो चीज़ें चेंजेस हुई ना। उनको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी उनके बारे में जाना, बौद्ध धर्म को जब पढ़ा, काफ़ी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, त्रिपिटक है, जैन धर्म तो नहीं गए, ये बौद्ध धर्म में जितनी भी चीज़ें आती, दीपवंश, महावंश, मलिन पनो, क्या क्या बहुत सारे ग्रंथ हैं, बड़े बड़े उपनिषद वगैरह हैं, बहुत सारी सी बातें लिखी हुई हैं, तो उनको जब पढ़ा तो इनका और भी चीज़ काफ़ी मानवता, धर्म, दया, करुणा भाव से एकदम भरा था, परिपूर्ण था। फिर वो चीज़ें जो लड़ाई झगड़ा और कब्जा करना और रणनीति बनाना, राजनीति करना, वो जो दिमाग में था, जो ये शासक का एक वो था, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कलंक की मत गायब सा हो गया। और फिर उसके बाद जो है लोगों के प्रति दया, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री को इस धर्म में लाया, इस धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए उनका भी काफ़ी भरपूर इस्तेमाल किया, उनको अलग अलग जगह पर भेजा, लोगों को बताने का पूर्ण प्रयास किया, जितना हो सके उतना इस धर्म में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा भारत में जो किया सो किया, अलग अलग जगह पर भी काफ़ी इसके बारे में प्रचार प्रसार करके लोगों को एकजुट बनाया, लोगों में मानवता, एकता, प्रेमता, प्रभुत्व, भाईचारे की जो नीति है नहीं थी, जो दया नहीं आती, जानवरों को मार देते हैं, काट देते हैं और नरहत्या करते हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ अहिंसा वगैरह को बहुत कुछ किया। तो जितना हो सके इन्होंने जो है हर चीज़ को रोकने का सही तरीके से, जितना बौद्ध धर्म में पढ़ाया, जितनी चीज़ें बौद्ध धर्म में लिखी हुई थी, उतना प्रचार प्रसार करने का अपना भरपूर प्रयास इन्होंने किया था। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से छोटे छोटे पैराग्राफ के रूप में बताई, शेयर किया आपसे, कि ये चीज़ें आपके दिमाग में, आपको इस पूरी हिस्ट्री को, एसएसटी को, इस चंद्रगुप्त की पूरे मौर्य एम्पायर को एक स्टोरी के रूप में समझना है। लिखना आपको अपने मन से रहेगा, कुछ डेट को, कुछ नाम को, कुछ राजनीति को, कुछ राजधानी को, बस वो जगह याद रखनी है, कहाँ कहाँ पर जीते वो नाम याद करना है, याद वो चीज़ करनी है, लेकिन समझनी जो स्टोरी के रूप में है, वो बात सुननी है कि क्या क्या बातें इसमें हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब हमने काफ़ी सारे पॉइंट को देखा तो जो इनके अशोक सम्राट की मृत्यु है उसके बारे में क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में बीता। 40 वर्ष के शासन के बाद इनकी 40 साल के ही तब इनकी मृत्यु हो गई। और सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में बहुत सारे महान कार्य किए थे और इन्हीं कार्यों के नाम से जाना जाता है। तो 40 साल में इनकी मृत्यु हुई थी और पाटलिपुत्र में ही हुई थी। तो ये इनकी लास्ट और फाइनल अपडेट थी, जो कि आपको आज मेरा टारगेट किया था कि मैं एक राजा के बारे में पूरी बात बताऊंगी। अभी मैं आपको एक वीडियो और दूंगी जो कि कल आपको मिलेगा, जहां पर आपको पूरा कलिंग के युद्ध के बारे में बताऊंगी, कलिंग के युद्ध से संबंधित प्रश्न भी शेयर करूंगी। लेकिन ये दिमाग में रहे कि सम्राट अशोक का जितना कुछ था वो आपका एक लाइन से एक ही वीडियो में पूरी चीज़ क्लियर हो गई कि आपको इनके बारे में, इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जो नोट डाउन भी करके रखनी है और याद भी रखना कि हाँ ये फला फला चीज़ें उसमें थी। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अशोक सम्राट कौन था। तो सम्राट अशोक भारत का प्रमुख शासक था जो मौर्य वंश से संबंधित था, या तीसरा शासक था ये कह सकते हैं। सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे। 1 नंबर का प्रश्न ऐसे आपको लिखने को भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध बहुत अच्छे से लड़ा था, वो भी कौन सा, कलिंग का युद्ध था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और छोटे छोटे युद्ध हुए थे, वो युद्ध का इतना प्रगाढ़ नाम नहीं हो पाया जितना कलिंग का हुआ था। सम्राट अशोक का राज्य कहाँ तक फैला हुआ। सम्राट अशोक का साम्राज्य है उत्तर भारत के साथ लेकर पश्चिम अफगानिस्तान तक, खूब ज़्यादा हिंदू कुश पर्वत से भी कह सकते हैं कि लेकर पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने अंतिम सांस कहाँ ली थी। तो पाटलिपुत्र में ली थी, इनकी जो लास्ट सांस थी वो पाटलिपुत्र में इन्होंने ली थी।
कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली थी। ये कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी का नाम तोशाली था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास अब मैं करना चाहूँगी ओवर। आपकी अब 20 से 18 बजे क्लब वर्क क्लास हो रही है। मुझे उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी रही होगी। आज हमने ये यहाँ पर एसएसटी का जो अशोक सम्राट का पूरा सेक्शन था वो पूरा क्लियर किया और इसके बारे में जाना और समझा। जितनी इंपॉर्टेंट बात थी उन्हें शेयर की। कोई डाउट अगर इनसे संबंधित आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी तरह स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।